बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग, इसका कोड है 9706। इसका मई जून 2018 का पेपर 1 जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है उसको करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। आपको क्राचेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। इसके अलावा 2020 एंड 2019 के विंटर समर दोनों अटैम्प्ट के पेपर भी आपको वीडियो फॉर्म के अंदर वहाँ मिलेंगे कि हमने कैसे उनको अटैम्प्ट किया, राइट और चॉइस तक हम कैसे पहुँचे। इट्स ऑल एक्सप्लेन्ड ओवर देयर, आप जाके देखिएगा इसको। आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 26 से करते हैं। 26 में कहता है द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1000 यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट आर एज फॉलोज, कि ये 1000 यूनिट्स जब बनते हैं तो उसकी कॉस्ट आपने ये दी हुई है। ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपने पढ़ा होगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में प्राइम कॉस्ट होती है। प्राइम कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को अगर हम मिलाएं तो प्राइम कॉस्ट कहलाती है। इसके अंदर फिर अदर वेरिएबल ओवरहेड को प्लस कर दें और फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड को प्लस कर दें तो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड आ जाती है। और अगर इसमें ओपनिंग एंडिंग इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस मौजूद है तो उसे इनकॉर्पोरेट करके हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ये था आपका। यहाँ कहता है द सेलिंग प्राइस is $60 पर यूनिट एंड 1000 यूनिट्स आर सोल्ड। ये 1000 यूनिट्स जिसका ये कॉस्ट ब्रेकअप है, कहता है ये सारे के सारे बिक गए और जो यूनिट प्राइस थी वो $60 थी। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, कहता है व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, कि कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो क्या होता है। कंट्रीब्यूशन रेशो क्या होती है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रेशो जो आपको बताती है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड या फिक्स ओवरहेड को हम शामिल नहीं करते। जितनी वेरिएबल कॉस्ट होती है उसको हम सेल्स में से माइनस करके कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। तो कंट्रीब्यूशन आपको ये बताता है कि कितना कंट्रीब्यूशन, कितना मार्जिन आपके पास अवेलेबल है अपनी फ़िक्स कॉस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए। कि आप अपने फ़िक्स कॉस्ट को, अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन ज़्यादा है और फिक्स कॉस्ट आपकी कम है तो प्रॉफिट आप कमा रहे होते हैं, और अगर कंट्रीब्यूशन आपका कम होता है और फिक्स कॉस्ट आपकी ज़्यादा है तो फिर लॉस होता है। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन को और भी डिफरेंट ब्रेक इवन एनालिसिस वगैरह के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है और उसका फार्मूला सिंपल ये होता है कि सेल्स आप ले लें, सेल्स में से लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो आपका CM कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन को आप ऊपर रखें और सेल्स को नीचे रखें, मल्टीप्लाइड करें 100 से, तो CM रेशो आ जाएगी आपकी। तो अगर हम यहाँ इस सवाल के अंदर देखें तो हमारे पास $60 थी और 1000 यूनिट्स हमने बेचे। तो 60 को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँ तो व्हाट आई गेट, 60 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 60,000। ये आपकी सेल्स आ गई। सेल्स में से लेस कर दें वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हम यहाँ देख लेते हैं उठा के। देखिए ये 20,000 मैं यहाँ प्लस कर लेता हूँ, आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं। ये 20,000 प्लस 10,500 प्लस 1,600, उसके बाद फिर ये भी प्लस कर लें, प्लस 11,300। तो व्हाट यू गेट, इन चारों को वेरिएबल कॉस्ट को प्लस किया तो 43,400। ये वो 43,400 आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, ये आपने लेस करती है इसमें से 43,400। ये आपके पास कितना आ गया, 60,000 में से आपने इसको लेस किया तो 16,600। ये क्या आया, मैंने आपको बताया ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया आपके पास। CM रेशो निकालने का तरीका क्या है, इसको 16,600 कंट्रीब्यूशन मार्जिन को ऊपर रख दें, सेल्स आपने निकाली है 60,000, इसको नीचे रखें, मल्टीप्लाइड करें 100 से, यू विल बी गेटिंग 27.67। 27.67 आपके पास 67 आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर। तो हम यहाँ देखते हैं 27.67
27.67%। और आप अगर देखें यहाँ पे तो बी चॉइस में आपको दिया हुआ है 27.67%। दिस इज़ योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, CM रेशो जिसे हम कहते हैं। तो बड़ा सिंपल है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें, वो दी हुई है 1000। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, 1000 यूनिट्स के ऊपर ये ब्रेकअप दिया हुआ है, 1000 यूनिट्स ही पूरे के पूरे बिक गए। तो इसी को लेके आप कर लें। ये आपका 26 क्वेश्चन हो गया। 27 में आते हैं, बिजनेस प्रोड्यूसेस ए सिंगल प्रोडक्ट। एक बिजनेस सिंगल प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करता है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर ए मंथ के लिए ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। बजटेड सेल्स क्वांटिटी आपके पास 200 यूनिट्स हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 40 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट $24 है, एंड बजटेड मंथली फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड आपके $800 है। The business plans to rent a machine which will increase monthly fixed cost by $1,200 to $2,000। इसका मतलब है 800 जो मंथली फिक्स कॉस्ट थी ये 1200 से बढ़ के अब हो जाएगी 2000, तो $2000 हो जाएगी। इस जुमले का मकसद ये है कि 800 थे बाय $1,200 के इसमें $1,200 प्लस कर दें आप तो 2000 पे पहुंच जाएंगे। एंड रिड्यूस वेरिएबल कॉस्ट टू $20 पर यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट आपकी $20 टू $20 पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी कितनी थी? 24 थी। 24 में से 4 माइनस कर दें, कहता है अब ये 20 रह जाएगी। कहता है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन दिस ऑन द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये होता है कि जो आपकी एक्चुअल सेल्स होती है, जो भी आपने एक्चुअल सेल्स की है उसमें से अगर आप अपनी ब्रेक इवन सेल्स को माइनस कर दें, तो ब्रेक इवन सेल्स को अगर आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी से। फॉर एग्जांपल आपकी ब्रेक इवन सेल्स जो है, अगर आप 50 यूनिट्स बेचते हैं तो आपका ब्रेक इवन आ जाता है। ब्रेक इवन का मकसद क्या हुआ कि आप पॉइंट वेयर यू आर नाइदर मेकिंग प्रॉफिट और लॉस, कि ना तो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं ना लॉस कमा रहे हैं, देन आप इक्वल हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस। का मकसद है कि ब्रेक इवन पॉइंट आपका आ गया। तो ब्रेक इवन अब जो एक्चुअल सेल्स आप करेंगे उसमें से अगर आप ब्रेक इवन को माइनस कर देंगे तो डेफिनेटली क्या होगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। जितना ज़्यादा ये क्वेश्चन बढ़ता चला जाएगा कि आपकी एक्चुअल सेल्स जो है ब्रेक इवन से ज़्यादा है, 50 यूनिट से ज़्यादा जो कुछ आप बेचेंगे, से फॉर एग्जांपल आपने 100 यूनिट्स बेचे तो एक्चुअली ये 50 यूनिट्स में जो इजाफा हुआ है ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो याद रखिएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको पता होना चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। अब देखिए इसने एक्चुअल सेल्स तो हमें दी नहीं है इस सवाल के अंदर। अगर हम देखें तो बस सिर्फ ये बताता है बजटेड सेल्स क्वांटिटी उसने बताई है, लेकिन बजटेड सेल्स क्वांटिटी है, एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है। तो लेकिन अगर ब्रेक इवन अगर हमारा ये जो इन्होंने इम्पैक्ट करा है कि फिक्स कॉस्ट बढ़ गई है और वेरिएबल कॉस्ट कम हो गई है, अगर इसकी वजह से ब्रेक इवन पे हम देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या आता है। अगर ब्रेक इवन हमारा बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है मार्जिन ऑफ सेफ्टी फिर कम हो गया, और अगर ब्रेक इवन हमारा कम हो जाएगा तो इसका मतलब है मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा बढ़ जाएगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट? से फॉर एग्जांपल एक्चुअल सेल्स 100 यूनिट्स है, ब्रेक इवन 50, तो व्हाट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज अवेलेबल? 50 यूनिट्स। लेकिन फर्ज करते हैं कि ये एक्चुअल सेल्स तो 100 है लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी अब 75 हो गया, 70, यानी ब्रेक इवन जो है, सॉरी ब्रेक इवन आपका 75 यूनिट्स हो गया। अब कितना आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है? 25 यूनिट्स। इसका मकसद है ब्रेक इवन अगर बढ़ेगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो जाएगा, और ब्रेक इवन अगर कम होगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाएगा। इसको जहन में रखिएगा, मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आपके आ रही होगी कि अगर ब्रेक इवन आपका बढ़ेगा, मैंने एग्जाम्पल से भी समझाया, देखें ब्रेक इवन अगर आपका बढ़ेगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो जाएगा, लेकिन ब्रेक इवन अगर कम होगा 75 से 50 होगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25 से 50 हो जाएगा। तो इन्वर्स रिलेशनशिप है, आप इसको याद रखें इस तरीके से कि ब्रेक इवन कम होगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन्वर्स रिलेशनशिप में बढ़ जाएगा, और ब्रेक इवन अगर बढ़ेगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक्चुअली ये जो इम्पैक्ट है इससे पहले ब्रेक इवन क्या था। तो इससे पहले ब्रेक इवन निकालने का आसान तरीका ये है कि सेलिंग प्राइस में से आप क्या करें, ये जो सेलिंग प्राइस है 40 में से सेलिंग प्राइस 40 में से लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 24, तो 40 में से 24 को माइनस किया 16 CM पर यूनिट।
यानी पर यूनिट जो है वो CM। अब आप रेशो में नहीं निकालें, जो आप इसका सिंपल आप यूनिट्स के अंदर निकालें, क्योंकि उसने यूनिट्स के अंदर ही पूछा है, सब सब फिगर यूनिट्स के अंदर दी हुई है। तो आप एक काम करें कि ये CM पर यूनिट आपके पास आ गई। जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट कितनी है? 800। देख रहे हैं आप, इस 800 को डिवाइड कर दें जो 16 आपके पास है पर यूनिट जो आपके पास आया, तो 800 को अगर आप डिवाइड करेंगे 16 से तो 50 यूनिट्स। ये आपकी ब्रेक इवन सेल्स आपके पास आ गई। इसका मकसद है अगर हम चेंज को ना देखें तो चेंज से पहले हमें 50 यूनिट्स से हमारा ब्रेक इवन हो रहा था। नाउ लेट्स सी अब चेंज से क्या इम्पैक्ट आया। ये 40 तो वैसे ही रहा, लेकिन ये 24 नहीं रहा, बल्कि अब कितना है? ये 20 है। तो कितना आ गया आप? कंट्रीब्यूशन मार्जिन 20। और अब फिक्स कॉस्ट 800 नहीं है, बल्कि फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट है आपकी 2000 और ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? 20। तो आप डिवाइड करें, 2000 को डिवाइड किया आपने 20 से, व्हाट यू गेट? 100। और 100 ये है, और पहले कितना था? 50 था। इसका मकसद है कि आपका ब्रेक इवन जो है, जब ये आपने चेंज करा, आपने फिक्स कॉस्ट को बढ़ाया और वेरिएबल कॉस्ट को कम किया, तो आपका आपकी ब्रेक इवन सेल्स जो है वो एक्चुअली 100 यूनिट्स हो गई। और पहले कितनी थी वो हम निकाल कर आ रहे हैं 50। तो ब्रेक इवन सेल्स आपकी बढ़ गई। और इन्वर्स रिलेशनशिप का मकसद है पुश वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहा है, तो ब्रेक इवन सेल्स अगर बढ़ी तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो गई? कम हो गई। कितने से? इनका डिफरेंस निकाल लें तो एक्चुअली 50 यूनिट से मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी डिक्रीज़ हो गई। तो डिक्रीज़ बाय 50 यूनिट्स। आप देख रहे हैं चॉइस ए के अंदर ही दिया हुआ है डिक्रीज़ बाय 50 यूनिट्स। तो ब्रेक इवन सेल्स बढ़ गई तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो गई। इनिशियली इस चेंज से पहले ब्रेक इवन 50 यूनिट्स था। जब ये चेंज हमने करके देखा कि 40 में से 20 को माइनस करके CM $20 पर यूनिट्स आ गया, और ब्रेक इवन जो फिक्स कॉस्ट आपकी 2000 हो गई थी, 2000 को हमने डिवाइड किया, वी गेट 100 यूनिट्स। अब यानी इस चेंज के बाद हमें 100 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे ब्रेक इवन पर पहुंचने के लिए। एक्चुअली ब्रेक इवन हमारा बढ़ गया, 50 से 100 बढ़ गया, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो गया 50 से। तो 27 के अंदर जो राइट चॉइस है वो ए चॉइस है। लॉजिक मैंने आपको समझाई। 28 में आते हैं। बिजनेस हायर्स मशीनरी एट ए कॉस्ट ऑफ $700 के बिजनेस एक मशीनरी हायर करता है, और मशीनरी का जो किराया है वो $700 पर मशीन है पर मंथ। ईच मशीन कैन प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स। हर मशीन जो है वो 1000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। मैक्सिमम ऑफ 10 मशीन्स कैन फिट इनटू द फैक्ट्री, कि 10 मशीन्स जो हैं वो फैक्ट्री के अंदर आप एकोमोडेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। द फैक्ट्री रेंट इज़ $4900 पर मंथ। दिस इज फिक्स कॉस्ट के $4900 पर मंथ आप की रेंट आप पे करते हैं। अदर कॉस्ट अमाउंट टू $2 पर यूनिट, और बाकी जो कॉस्ट लगती हैं वो $2 पर यूनिट लगती हैं आपकी। तो व्हाट इज़ द यूनिट कॉस्ट इफ़ 8500 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ मंथ? अगर 8500 यूनिट्स आप प्रोड्यूस करें किसी महीने में, तो उसकी आप पर यूनिट कॉस्ट बताएं। तो पर यूनिट कॉस्ट में हम सब जमा कर लेते हैं कि टोटल कॉस्ट हमारी कितनी लगी है, उसको जो यूनिट्स बन रहे हैं उससे डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए टोटल कॉस्ट निकालेंगे कैसे। पहले तो आप ये देखें 8500 यूनिट्स बनाने के लिए हर मशीन कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है? 1000। तो इसका मकसद है उसको हम ब्रेकअप तो कर नहीं सकते 500 यूनिट्स के लिए, तो हमें 9 मशीन रेंट कितना देना पड़ेगा? 9 मशीन्स आपको लेनी पड़ेंगी, और पर मशीन का किराया 700 है। तो ये तो मशीन का किराया हो गया आपका। ये हो गया 6300। ये मशीन रेंट है, और फैक्ट्री का जो रेंट है वो कितना आप दे रहे हैं? 4900। अदर कॉस्ट में कहता है, अदर कॉस्ट में कि 8500 यूनिट्स बना रहे हैं, कहता है कि हर कॉस्ट के ऊपर कितने लगेगा? $2 पर यूनिट। तो ये 17000 ये हो गया आपका। इन तीनों को प्लस कर लें, 17000, 4900
and plus 6,300, you get $28,200. तो $28,200 टोटल कॉस्ट आ गई। इसको डिवाइड कर दें, यूनिट्स कितने हैं आपके पास, 8,500। इससे टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं इससे 8,500 से, व्हाट यू गेट 3.317, यानी 3.32। 3.317 का मकसद है 3.32, और 3.32 देखें आपकी यूनिट कॉस्ट जो है डी चॉइस के अंदर दी हुई है। इसका मकसद है राइट चॉइस आपकी डी चॉइस है 28 के अंदर। तो लॉजिक इज़ वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि यार हर मशीन 1000 यूनिट्स बनाती है। नाउ यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस 8,500 यूनिट्स, इट मीन्स कि यू विल रिक्वायर 9 मशीन्स, and the rent for the 9 machines comes $6,300, and factory rent is given in the question $4,900. Now $4,900 is here, and other cost $2 per unit. So definitely if you are making 8,500 units multiplied by 2, and you get $17,000, and if you add up all of them, you get $28,200, and the production is 8,500. When you divide it, you get 3.32. This is the unit cost. तो 28 आपने इस तरीके से करा। 29 के अंदर आते हैं, द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ $20,000 इज यूनिट इज 8,000 के डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है 20,000 यूनिट्स की वो $8,000 है। 400 डायरेक्ट लेबर आवर्स आर रिक्वायर्ड एट द कॉस्ट ऑफ $6,000, और 400 डायरेक्ट लेबर आवर्स आपको चाहिए, उनकी कॉस्ट जो है वो 8,000 है। तो मटेरियल भी गिवन है और लेबर भी गिवन है $6,000, 4,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स के ऊपर। ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब एट 150% ऑफ द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, कि ओवरहेड्स जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं एट 150% ऑफ द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, कि जो भी डायरेक्ट लेबर आएगी उसका 150%। तो डायरेक्ट लेबर कितनी है आपकी 6,000, इसका फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ जाएगा 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 150%। सिंपल आप निकाल लें क्योंकि डायरेक्ट लेबर दी हुई है, और 150% इसका निकालें तो ये 9,000 बनेगा। ये आपके पास डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। कहता है व्हाट इज़ द कॉस्ट पर यूनिट, ये बताएं कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। तो डायरेक्ट मटेरियल आपका दिया हुआ है 8,000, डायरेक्ट लेबर भी दे दी है आपको 6,000, और FOH आपने निकाल लिया 9,000। इन तीनों को डिवाइड कर दें, 8,000 प्लस 6,000 प्लस 9,000, 23,000। ये 23,000 आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई। और यूनिट्स कितने थे आपके पास, यूनिट थे आपके पास 20,000। तो इसको डिवाइड कर दें 20,000 से, ये टोटल कॉस्ट है, ये यूनिट्स हैं आपके। तो पर यूनिट कितना आ गया, इसको डिवाइड करें, 23,000 को डिवाइड कर दें 20,000 से, व्हाट यू गेट 1.15। स्ट्रेट क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है, सिर्फ आपको फैक्ट्री एब्जॉर्प्शन का उसने आपको चेक किया है कि आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं 400 डायरेक्ट लेबर आवर्स देखकर। एक्चुअली अमाउंट पे आप अप्लाई करते हैं, स्ट्रेट फिगर्स दी हुई हैं। तो 1.15 देखें कहाँ लिखा हुआ है, तो 1.15 जो है वो आपका डी चॉइस के अंदर लिखा हुआ है। 1.15 हमने निकाला, तो डी चॉइस आपकी फिर राइट चॉइस बनती है 29 के अंदर। 30th में आते हैं, वाई माइट ए बिज़नेस प्रिपेयर ए बजट, क्यों एक बिज़नेस बजट बनाता है। बजट बनाने की मुख्तलिफ रीज़न्स होती हैं। बजट बनाने का एक पर्पज़ ये भी होता है, ओवरऑल आप देखते हैं कि बजट से KPIs भी निकलते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की जो डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं वो अपने टारगेट भी बजट के अंदर सेट करते हैं, और फिर ईयर पूरे साल हम उनकी मॉनिटरिंग करते हैं तो उन्होंने अपने बजट के टारगेट्स को अचीव किया या नहीं किया। मार्केटिंग वाला जो है वो सेल्स कितनी करेगा, अगर प्रोडक्शन वाला है तो उसकी प्रोडक्शन कितनी होगी। तो मंथ बाय मंथ द कंपनी कीप्स ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग ऑल द एक्टिविटीज़ एक्चुअली अप्रूव्ड इन द बजट।
तो प्रीपेयर जब बजट करते हैं तो उसकी जो मेजर रीजंस ये भी होती है कि टोटल एक्सपेंडिचर आपके पास एक्चुअली जो कुछ भी आप करने जा रहे हैं उससे रेवेन्यू आप कितना जनरेट करेंगे, आपके खर्चे कितने होंगे, और कहीं ऐसा तो नहीं कि डेफिसिट है आपका। डेफिसिट का मकसद समझ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पूरे ऑपरेशन से आपने करा कि यार $100 मुझे रेवेन्यू, समझाने के लिए बता रहा हूँ, $100 रेवेन्यू जनरेट होगा, लेकिन आपने देखा यार खर्चे जो हैं मेरे, क्योंकि अभी ब्रेक इवन भी मेरा नहीं पहुंचा है, इनिशियल मेरा बिजनेस है, तो एक्चुअली $120 के तो खर्चे हैं, तो इसका मकसद है $20 का डेफिसिट है। ये डेफिसिट तक आप कैसे पहुंचे, पहले आपने बजटिंग करी तो डेफिसिट तक पहुंचे ना। तो डेफिसिट होगा तो बैंक लोन की बात आप करेंगे कि बैंक से यार मैं कर्जा ले लेता हूँ, किसी रिलेटिव से ले लेता हूँ। तो बजट का एक पर्पज़ ये भी होता है कि आप बैंक लोन, अगर आपका डेफिसिट आ रहा है तो आप ले रहे होते हैं, वही देखें इसके अंदर दिया हुआ है, टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ बैंक लोन इफ़ नीड्स, अगर ज़रूरत है, और यही इसकी राइट चॉइस है 30 की। क्योंकि बाकी तो डिटरमिन द स्किल्स ऑफ लेबर फोर्स, बजट से कोई लेबर की स्किल फोर्स स्किल्स आपको पता नहीं चलती, तो ये तो इनकरेक्ट है। टू आइडेंटिफाई इट्स मार्केट शेयर, मार्केट शेयर तो काम करने से आपके पास आएगा, आपको कैसे पता चलेगा बजट बनाने से, वो तो आपको पहले से पता होगा। अब तो बजट आप इसलिए बना रहे हैं ताकि कुछ एफर्ट्स करें और मार्केट शेयर आपका इंक्रीज़ हो, अगर कम है तो। टू आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट, क्वालिटी तो फिर अलग से प्रोडक्शन में पता चलेगी, बजट से ये पर्पज़ अचीव नहीं होता। तो व्हाट इज़ द राइट चॉइस? राइट चॉइस इज़ ए। नाउ वी आर फिनिश। ये आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह हम इसी को आगे, इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और अब हम नवंबर 2018 का पेपर करेंगे, और ऑलरेडी सिलसिला जो है 2020 से ये चल रहा है, 2018 तक हम पहुंच गए। लेट्स सी जितने पेपर होंगे एग्ज़ाम्स तक मैं कराता रहूँगा, जो मैक्सिमम हो सकता है। एंड आपके एग्ज़ाम्स भी बहुत करीब हैं, तो कीप स्माइलिंग। अकाउंटिंग में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ढंग से तो, और रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस को, तो ये कि जितने पास पेपर्स आप कर सकते हैं करें। मैक्सिमम पास पेपर्स जितने आप करेंगे यू विल बी गेटिंग द कॉन्फिडेंस। द चॉइसेस आर वेरी, आई वुड से, सिमिलर इन नेचर। तो अगर आपके थोड़े से भी कंसेप्ट आगे पीछे होंगे तो आप फिर इनकरेक्ट चॉइस को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। और कंसेप्ट्स अगर आपके अच्छे ना भी हों, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो टेक माई वर्ड्स, आपके कंसेप्ट्स खुद आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग और अच्छे होते चले जाते हैं। क्योंकि एक दफ़ा अगर आप मिस्टेक करेंगे, अगली दफ़ा वही क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में, तो आपको लगेगा यार ये तो मैंने ऐसे नहीं ऐसे करा था, अच्छा इसकी लॉजिक ये बनती है। देन यू विल स्टार्ट बिल्डिंग योर लॉजिक, एंड यू सी जब वो चीज़ें जब आपकी लॉजिक के हिसाब से करेक्ट आंसर तक आप पहुँचेंगे, तो इट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस। तो इट्स अ जर्नी, एंड आई होप इंशाल्लाह यू विल बी एंजॉयिंग दिस जर्नी, यू हैव एंजॉयड। तो टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।